बहुत सालों के बाद सोना माँ बनने वाली थी। सोना अपने घोंसले में 7 अंडे दी थी। सोना को अपने अंडे से बच्चे बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बधाई हो सोना, तुम्हें बहुत सालों के बाद एक साथ 7 अंडे हुए हैं। सोना, ये लो, सेब खा लो। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई थी। तुम तो अंडे पर बैठी हुई हो ना, तो तुम्हें तो भोजन लाने जाने बनेगा ही नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई थी। शुक्रिया राधा बहन, तुम मेरी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हो। वैसे भी मुझे अंडों को छोड़कर भोजन लाने के लिए दिक्कत हो रही थी। मैं भोजन लाने नहीं जा पा रही थी। सोना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे पास जल्दी से आ जाऊंगी। ठीक है राधा, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। ठीक है सोना, अब मैं चलती हूँ, वरना राजू जी मुझे डांटेंगे अगर देरी हो जाएगी तो। इतना बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। इधर सोना खुद से बोलती है, आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ना जाने अब इतनी जल्दी थक कैसे जाती हूँ मैं। चक्कर भी आते हैं मुझे। हाँ, शायद अंडा देने से मुझे कमजोरी हो गई है। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ। फिर सोना अपने घोंसले में सो जाती है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन गुजर जाने के बाद सोना के 7 अंडे फूट जाते हैं और उसमें से 7 बेटियां निकलती हैं। सोना अपनी बेटियों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, लेकिन 7 बेटियों की खबर गांव-गांव में बातें फैल गई थी। अरे राधा, सुना है तुम्हारी सहेली सोना के आधा दर्जन से भी ज्यादा बेटी हुई है। हाँ बुलबुल, तुमने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन इसमें मजाक क्यों बना रही हो तुम सब मिल कर के? बोलो, अब उसके हाथ में तो नहीं है ना बेटा लाना, और औलाद जो भी हो अच्छा ही रहते हैं, समझी? अरे अरे, इतना नाराज क्यों हो रही हो? लगता है तुम्हें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, समय से घर पहुँचना है मुझे। हाँ हाँ, जाओ जाओ, वरना राजू फिर से मारने लगेगा तुम्हें। तुम जैसे ईमानदार पक्षी के साथ ऐसे ही मुसीबत पीछा करती है, समझी? पागल चिड़िया कहीं की। लगता है तुम्हारे पास ज़्यादा ही दिमाग हो गया है, या फिर दिमाग कहीं से उधार मांग कर आई हो जो इतना बोल रही हो। इतना बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। बुलबुल तो बस राधा को टुकुर टुकुर देखते ही रह जाती है और फिर ऐसे ही वक्त गुजर जाते हैं। मेरी बेटियाँ, तुम सभी को तो भूख लगी होगी ना। मैं अभी तुम लोगों के लिए नरम नरम भोजन लेकर आती हूँ, लेकिन मेरी जान, आप सभी घोंसले से बाहर बिल्कुल भी मत आना, समझे? ठीक है मम्मा, हम लोग घोंसले से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर राधा अपने घोंसले से बच्चों के लिए भोजन लाने चली जाती है। सोना भोजन ढूंढते ढूंढते थक जाती है, लेकिन सोना को तो भोजन मिलता ही नहीं है। हाय दैया, क्या करूं? भोजन तो मिला ही नहीं, अब तो मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा है। ना जाने क्यों मेरी सांसें फूल रही है, चक्कर जैसा भी आ रहा है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? सोना ऐसे बात ही कर रही थी कि वो अचानक से पेड़ से चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। उसी रास्ते से राधा भी गुजर रही थी। राधा की नज़र सोना पर जाती है। वो तुरंत सोना के पास आ जाती है। हाय दैया,
ये क्या हो गया सोना को? ये तो बेहोश गिरी पड़ी हुई है। मुझे जल्दी से इसे घर पहुंचाना होगा और डॉक्टर से दिखाना होगा। ना जाने सोना को क्या हो गया है। फिर राधा सोना को घर ले जाती है और घोंसले में सुला देती है। राधा मौसी, मेरी मम्मा को क्या हुआ है? कुछ नहीं गुड़िया बेटी, तुम अपनी मम्मा का ख्याल रखना। मैं डॉक्टर को बुला कर आती हूँ। फिर राधा नैना डॉक्टर को लेकर आ जाती है। नैना डॉक्टर सोना का चेकअप करती है। नैना तो हैरान हो गई और अकेले में राधा से बोलती है। राधा, सोना की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ना जाने उसकी बेटियों का अब क्या होगा। नैना डॉक्टर, क्या बात है? साफ साफ बताइए मुझे। राधा, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सोना के दोनों किडनी फेल हो गया है। इसका बचना अब नामुमकिन है। हाय दैया, अब क्या होगा सोना की बेटियों का? ना जाने ईश्वर क्या चाहता है। लेकिन नैना डॉक्टर, सोना की बेटियों को कैसे बताऊं? वो तो अभी बहुत ज़्यादा छोटी हैं। वो तो अभी सही से उड़ना भी नहीं जानती है। वो इस दुख को कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? मुझे लगता है उन्हें ये सब नहीं बताना चाहिए। राधा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि आज नहीं तो कल ये दुखों का पहाड़ तो उन पर टूटेगा ही। इसीलिए अभी ही बताना बेहतर है। जितना दिन तक सोना रहेगी उतना दिन तक तो बच्चे उनकी सेवा कर सकेंगे ना। इसीलिए राधा, अभी ही बताना बेहतर है। फिर नैना डॉक्टर और राधा बच्चों के पास आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, हिम्मत ना हारना। इस दुनिया से तो हर किसी को जाना है। और बेटी, वो औलाद भी बहुत ज़्यादा खुशनसीब होती है जिन पर माँ बाप सारी जिम्मेदारियाँ छोड़कर इस दुनिया से चली जाती हैं। गुड़िया बेटी, तुम भी उसी खुशनसीब औलादों में से हो। बेटी, तुम्हारी मम्मा की दोनों किडनी फेल हो गई है, जिससे अब उनका बच पाना नामुमकिन है। गुड़िया बेटी, तुम तो बहुत ही बहादुर बेटी हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बताना बेहतर समझा। सोना की बेटियां तो सुनकर रोने लगती हैं। गुड़िया बेटी, हिम्मत रखो। अब तुम्हें मम्मा को भी तो संभालना है और तुम्हारी छोटी छोटी बहनें भी हैं। गुड़िया बेटी, मैंने ये दवाई लिख दी है और इंजेक्शन भी लगा दिया है। तुम्हारी मम्मा कुछ ही देर के बाद होश में आ जाएगी। बेटी, अपनी मम्मा का और अपनी छोटी बहनों का हमेशा अच्छे से ख्याल रखना। ये मेरा आशीर्वाद है तुम पर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर नैना डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। राधा भी सारी दवाइयाँ लाकर दे देती है। फिर कुछ ही देर के बाद सोना को होश आ जाता है। ओफो, ये क्या मुझे इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है। राधा, क्या हुआ था मुझे? मैं चक्कर खाकर गिर गई थी। कुछ नहीं सोना, बस तुम्हें चक्कर आ गया था और बेहोश होकर गिर पड़ी थी। लेकिन अब तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब तुम ठीक हो जाओगी। अच्छा गुड़िया बेटी, मेरे साथ चलो भोजन लाने। फिर राधा और गुड़िया अनाज की तलाश में निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद गुड़िया को अनाज मिल जाता है। राधा मौसी, वो रहा अनाज। चलिए हम अनाज लेकर घर चलते हैं। फिर झट से राधा अनाज की ओर चली जाती है। गुड़िया बेटी, ये ले लो अनाज। और हाँ बेटी, ख्याल रहे
अपनी मम्मा को मत बताना उन्हें क्या बीमारी हुई है, वरना वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी और भी हालात बिगड़ जाएंगे। गुड़िया बेटी, अब ये भोजन लेकर अपने घर जाओ, वरना देरी हो जाएगी। फिर गुड़िया वो अनाज लेकर अपने घर चली जाती है। वो अपनी मम्मा को गौर गौर से देखे जा रही थी। जो माँ इतनी तकलीफ़ें उठाई, इतना ज़्यादा दुख सही, फिर भी अपने बच्चों के साथ पूरी उम्र भी ना रह सकी। गुड़िया सोच रही थी इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो कैसे संभालेगी। अभी तो उसे सही से उड़ना भी नहीं आता था और छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियों का पहाड़ ही टूट गया था। गुड़िया बेटी, क्या बात है? तुम इतनी गहराई से क्या सोच रही हो मेरी जान? कुछ नहीं मम्मा, मैं तो बस ये सोच रही थी मेरी मम्मा कितनी ज़्यादा अच्छी है, जो हमें मुफ्त में सभी अच्छी बातें सिखाती है। मम्मा, सच में आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ऐसा लग रहा है आपके कदमों में चांद सितारे ला दूं। अरे मेरी बिटिया रानी, इतनी सियानी कब हो गई? बेटी, आप जैसी औलाद भी नसीबों से मिला करते हैं। मेरी सभी बेटियां बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें भोजन खा लेना चाहिए। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी वो भोजन खा लेते हैं। फिर रात से सुबह हो जाती है। मम्मा मम्मा, क्यों ना आज हम लोग अपने बगीचा में ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लें। मम्मा, चलो ना बगीचा में। फिर सभी माँ बेटी अपने बागीचा में आ जाते हैं। गुड़िया के दिल में तो बहुत दर्द छुपा हुआ था। वो एक एक पल डर डर के गुजार रही थी, लेकिन थी तो वो बहादुर हिम्मत वाली बेटी। उसके कंधों पर अपने बहनों का भी जिम्मेदारियाँ थी और उसकी माँ की भी। छोटी सी गुड़िया सोच रही थी, काश वो दुनिया की हर खुशी अपनी माँ को दे पाती, लेकिन गरीबी के कारण कुछ सपने अधूरे ही रह गए थे। ऐसे ही वक्त गुजरते गया और फिर एक दिन सोना अपनी आखिरी सांसें गिनने लगती है। गुड़िया बेटी, न जाने मुझे क्यों लग रहा है मैं अब नहीं जी पाऊंगी। मेरी बेटियों, तुम सभी हिम्मत से काम लेना और हाँ, आपस में कभी किसी के बहकावे में आकर झगड़ा कभी भी ना करना। हाँ, वो तो माँ थी, एक माँ थी। माँ का दिल तड़प रहा था। काश वो अपने बच्चों के साथ और वक्त बिता पाती, सभी का शादी ब्याह करा पाती। सोना के सारे सपने अधूरे रह गए और एक माँ अपने बच्चों को अपनी आँखों में कैद कर लेती है और अपने बच्चों को देखते देखते दम तोड़ देती है। एक लाचार माँ और बेबस माँ अपनी बेटियों को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। सोना के सारे सपने अधूरे रह गए। सोना के मरते ही गुड़िया फूट फूट कर रोने लगती है, जैसे मानो उनका वक्त ही रुक गया। बेटियों को तो गम था एक माँ से बिछड़ने का और एक माँ को गम था बेटियों से बिछड़ने का। हाय, ये कैसा वक्त था जो सभी बेटियों को छोड़कर उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। काश मम्मा को कुछ भी नहीं होता तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। एक माँ के बिना जीना इस दुनिया में कितना ज़्यादा मुश्किल है। माँ के बिना तो सारी जिंदगी ही अधूरी है। ईश्वर, ना जाने तेरा क्या फैसला है। बस मुझे इतनी हिम्मत देना
कि मैं अपनी बहनों को संभाल सकूं। उनके लिए एक माँ की कमी कभी महसूस न होने दूं। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गुड़िया हालातों का सामना करना सीख गई थी। वो अपनी बहनों के लिए बहुत मेहनत करती, वो भोजन लाती, हर मुसीबतों का सामना करती। मीठी और रानी, मेरी सभी बहनें, कल से तुम लोग स्कूल जाओगी। मैं तुम लोगों का दाखिला स्कूल में कराना चाहती हूँ। गुड़िया दीदी, हम सभी क्या पढ़ने जाएंगे? गुड़िया दीदी, तुम भी पढ़ने चलोगी ना हम लोगों के साथ? बहुत मजा आएगा साथ में पढ़ने में। नहीं मीठी, सिर्फ तुम लोग जाओगी पढ़ने, मैं काम करूँगी तभी तो पैसे मिलेंगे ना, तभी तो मैं तुम लोगों को पढ़ा पाऊँगी। मेरी बहनों, तुम सभी मन लगा करके पढ़ना। दीदी, तुम भी हमारे साथ पढ़ना। हम लोग जो भी स्कूल से पढ़ कर आएंगे वो हम तुम्हें पढ़ाएंगे। ऐसा हम सभी बहनें पढ़ लेंगे, हम में से कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। ठीक है मेरी प्यारी मीठी बहना, अब सुबह होते ही स्कूल में दाखिला के लिए चलना है। अब तो रात हो गई है, अभी सो जाओ सब। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल में एक पेड़ की डाल पर बैठी चील अपने अंडे को गौर गौर से देख रही थी। इधर सोना और राधा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हाय दैया, अब मैं क्या करूं? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। न जाने ये बारिश कब रुकेगी। अगर ऐसी बारिश में मैं अपने अंडे को छोड़कर चली गई तो कोई मेरे अंडे को चुरा कर ले जाएगा। अब तो मुझे बारिश रुकने का इंतजार करना होगा, और अगर बारिश ना रुकी तो हाय दैया, फिर मैं क्या करूंगी? फिर चील अपने अंडे को गौर गौर से देखने लगी और फिर कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है। हाँ, अब तो बारिश रुक गई है। अब ऐसा करती हूँ, मैं भोजन के लिए जाती हूँ, वरना फिर से बारिश शुरू हो जाएगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी भोजन लाने। फिर चील अपने अंडे को घोंसले में छोड़कर भोजन लाने चली जाती है। चील उड़ते उड़ते एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। इस पेड़ की डाल पर तो बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। मैं ऐसा करूंगी, इस नदी के किनारे हर रोज आकर यहीं से फल ले जाया करूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ फल लेकर, वरना मुझे देरी हो जाएगी। फिर चील वहां से फल लेकर अपने घोंसले में चली जाती है, लेकिन चील का घोंसला तो खाली था, उसके अंडे गायब थे। हाय दैया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ना जाने मेरे दोनों अंडे किसने चुरा लिए। इतनी ज्यादा किसका हिम्मत हो गया जो चील के अंडे चुरा ले गया। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अभी पता लगा कर आती हूँ मैं, जंगल में कौन नया चोर आया है। उसकी ये मजाल कि चील के अंडे चुराए। मैं अभी आती हूँ सोना और राधा से पता लगा कर। फिर चील रोते रोते राधा और सोना के पास जाती है। राधा और सोना, क्या तुमने मेरे अंडे को चुराते हुए किसी को देखा है? मेरे घोंसले में मेरे दोनों अंडे नहीं है। न जाने इतना ज्यादा किसकी हिम्मत हो गई है जो चील के अंडे चुरा कर ले गए। नहीं नहीं चील रानी, हमने तुम्हारे अंडे को किसी को भी चुराते हुए नहीं देखा है। चील रानी, क्या तुम्हारे घोंसले में तुम्हारे अंडे गायब है? सभी पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि उधर से नैना आ जाती है। हाय भैया, राधा और सोना, मेरे घोंसले से मेरे अंडे गायब है। न जाने मेरे अंडे किसने चुरा लिए। अरे नैना बहन, ये क्या?
ये तो सोचने वाली बात है। सभी के घोंसले से अंडे गायब है। भला हमारे जंगल में कौन नया चोर आया है जिसकी इतनी मजाल कि हम सब पक्षियों के अंडे चुराए? हाँ, सच में लगता है हमारे जंगल में कोई पुराना चोर आ गया है, तभी तो सभी पक्षियों के अंडे गायब हैं। इतनी किसकी हिम्मत हो सकती है हमारे अंडे जो चुरा रहा है? पक्षियों, हमें उस चोर को किसी भी हाल में पकड़ना होगा, नहीं तो आज हमारे अंडे चुरा रहा है, कल को क्या पता वो हमारे बच्चों को भी चुराने लगे। नहीं नहीं, सभी पक्षियों चलो उस चोर पक्षी को पकड़ते हैं। फिर सभी पक्षियों ने सोच लिया कि किसी भी हाल में उस चोर पक्षी को पकड़ना ही होगा। फिर राधा और सोना दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और पूरे जंगल की सैर करते हैं। तभी अचानक से सोना की नज़र टॉकन बर्ड पर जाती है। टॉकन बर्ड एक घोंसले के पास बैठकर अंडे चुरा रहा था। मैं जल्दी से ये अंडा चुरा कर उस गीद को दे देता हूँ, वरना मुझे कोई देख लेगा। फिर सोना और राधा टॉकन बर्ड को पकड़ लेते हैं और चील के पास ले जाते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने अंडे नहीं चुराया है। झूठ क्यों बोल रहे हो टॉकन बर्ड? हम सभी ने देखा है तुम अंडे चुरा रहे थे, लेकिन न जाने तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। सभी पक्षी इकट्ठा हुए थे और टॉकन बर्ड से पूछ रहे थे, लेकिन टॉकन बर्ड तो कुछ भी नहीं बता रहा था। टॉकन बर्ड, क्या तुझे मुझसे जरा सा भी डर नहीं लग रहा है? मैं तुझे जिंदा मार कर खा जाऊंगी, समझे तुम? इधर नैना अपने मायके घर से वापस आ रही थी, तभी गिद्ध को अंडे खाते हुए देख लेती है। लगता है टॉकन बर्ड बेकसूर है। ये शिकारी गिद्ध हमारा अंडा खा रहा है। मुझे अभी तुरंत पक्षियों को बताना होगा, वरना टॉकन बर्ड को सजा मिल जाएगी। फिर तुरंत नैना सभी पक्षियों के पास जाती है। पक्षियों पक्षियों रुको, असल में कोई और चोर है। मैं अभी देख कर आ रही हूँ। वो बदमाश गिद्ध हम सभी के अंडे खा रहा था। नैना, मैं और राधा ने इसे अंडे चुराते हुए देखा है। फिर तुम कैसे बोल रही हो कि ये चोर नहीं है? टॉकन बर्ड, सच्चाई क्या है हम सभी को बताओ, वरना हम सभी तुझे जान से मार देंगे। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सच सच बताओ। पक्षियों, मुझे माफ कर दो। मैं ही उस गिद्ध को अंडे चुरा कर दिया करता था, लेकिन मैं क्या करूं, उसने मेरे बच्चों को कैद करके रखा है। क्या? उस गिद्ध की इतनी ज्यादा हिम्मत? आज उसे हम सभी नहीं छोड़ेंगे, उसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। पक्षियों, चलो यहाँ से और उस गिद्ध को रंगों हाथों पकड़ेंगे और उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। फिर सभी पक्षी वहां से चले जाते हैं। तभी गिद्ध को देखते हैं कि एक पेड़ पर बैठकर मजे मजे से अंडा खा रहा था। अरे कमबख्त चील, तूने मेरे अंडे चुराए? तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, खूब डंडे से मारूंगी। पागल गिद्ध कहीं का, अंडे चुराता है अंडे। ये क्या, ये सभी पक्षियां एक साथ यहाँ? लगता है आज तो मेरी जान जाकर ही रहेगी। अरे अब मैं क्या करूं? अरे ओ चील बहन, गुस्सा क्यों करती हो? अंडे तो खाने के लिए ही होता है ना, तो मैं अंडे खा गया। इसमें इतना नाराज वाली बात क्या है जो नाराज हो गए और टाए टाए बोलने लगी? अरे ओ बेशरम गिद्ध, क्या तुझे जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है? तुमने मासूम अंडे को खा लिया और ऊपर से उल्टी सीधी बातें भी कर रहे हो, पागल गिद्ध कहीं का। पक्षियों, ये ऐसे नहीं मानेगा।
रुक जा पागल कीट, अभी बताती हूँ मैं तुझे। फिर सभी पक्षियाँ मिलकर उस गेंद को खूब मारते हैं। हाय, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब से मैं इस जंगल में कभी भी नजर नहीं आऊंगा और मैं तुम सब पक्षियों के अंडे भी नहीं खाऊंगा। मुझे छोड़ दो चिड़िया, मुझे छोड़ दो। फिर सभी पक्षियाँ उस गिद्ध को छोड़ देते हैं और फिर अपने अपने घोंसले में आ जाते हैं।